हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन ऑनलाइन क्लासेस कंडक्टेड बाय जेएमएस स्कूल पुष्कर। इससे पहले हमने मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ पढ़ी थी। उसमें हमने पढ़ा था कि मेटल वाटर की अलग अलग स्टेट के साथ रिएक्ट करते हैं। हाई रिएक्टिव एलिमेंट जो होते हैं लाइक पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। पोटेशियम और सोडियम तो बहुत ही हाई रिएक्टिव होते हैं, इसलिए वो फायर को कैच कर लेते हैं जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। कैल्शियम लेस रिएक्टिव होता है, इसलिए वो फायर कैच नहीं करता है ना, वो हीट प्रोड्यूस नहीं करता है। पोटेशियम और सोडियम में क्या होती है, हीट भी प्रोड्यूस होती है। उसके बाद मैग्नीशियम जो होता है वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। फिर उसके बाद जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आते हैं एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये तीन एलिमेंट ऐसे होते हैं जो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, हॉट वाटर और कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, उससे नीचे थोड़ा और आते हैं तो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट आ जाते हैं जो वाटर की किसी भी स्टेट के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ना तो वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ना कोल्ड वाटर के साथ, और ना ही स्टीम के साथ। ठीक है, लाइक सिल्वर, ऑरम, है ना, लेड, ये ऐसे एलिमेंट हैं, जिंक, जो किसी भी स्टेट के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं वाटर की। आज हम पढ़ेंगे मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ, कि मेटल एसिड के साथ क्या रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो मेटल जो होते हैं वो एसिड के साथ क्या रिएक्ट करते हैं। मेटल रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट, ये तो पता ही है आपको, एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। ये कहा आपने चैप्टर नंबर 2 एसिड, बेस और सॉल्ट, उसमें भी आपने ये रिएक्शन पढ़ी थी, है ना, एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन। वहाँ पर क्या था, एसिड रिएक्ट विथ मेटल, यहाँ पर क्या है, मेटल रिएक्ट विथ एसिड। रिएक्शन सेम होती है। एग्जाम्पल इसका देख लो, जैसे सोडियम है, इसकी रिएक्शन आप एसिड के साथ कराते हो HCl के साथ, तो क्या रिएक्शन होगी, सिंपल रिएक्शन होगी, NaCl सॉल्ट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, हम जितनी भी रिएक्शन बच्चों पढ़ रहे हैं उनमें मैंने जो रिएक्शन है वो अनबैलेंस्ड रखी हुई हैं, वो आपको बैलेंस करनी है। ठीक है, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। जैसे मान लो मैंने ऐसी रिएक्शन कर दी, अब आपको इसको बैलेंस करने की कोशिश करनी है, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। यहाँ पर हाइड्रोजन एटम 2 हैं और यहाँ पर 1 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पर 2 लगा सकते हो। जैसे ही आपने इसको बैलेंस करने के लिए 2 लगाया, यहाँ पर क्लोरीन एटम कितने हो गए, 2, नंबर ऑफ क्लोरीन एटम कितने हो गए, 2, यहाँ पर कितने हैं, 1। तो इसको बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर 2 लगा दोगे। जैसे ही आपने क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए 2 लगाया, तो सोडियम कितने हो गए, 2, क्योंकि ये 2 सोडियम के लिए भी अप्लाई होगा। तो इसको सोडियम को बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पर रिएक्टेंट में 2 लगा दो, तो इट इज़ कॉल्ड बैलेंस रिएक्शन। इस तरह की जितनी भी अनबैलेंस्ड रिएक्शन हैं वो आपको सेल्फ बैलेंस करनी है, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। इसके अलावा कुछ और भी एग्जाम्पल हैं। ठीक है, जैसे सोडियम की रिएक्शन आप H2SO4 के साथ भी करा सकते हो, H2SO4, क्योंकि H2SO4 भी एसिड है। तो यहाँ पर सॉल्ट बनेगा, कौन सा सॉल्ट, सोडियम का सल्फेट, Na2SO4 बनेगा। क्या बनेगा, Na2SO4 बनेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, ये अपर एरो का साइन क्या शो करता है, हाइड्रोजन गैस, गैस है तो गैस की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होती है ना, इसलिए हम एरो लगाते हैं। इनके अलावा जो दूसरे एलिमेंट हैं, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, जिंक, इनकी रिएक्शन आपको HCl से करानी है। ये आपका होमवर्क है कि ये HCl के साथ क्या रिएक्ट करते हैं। ये मैंने आपको नोट्स में भी होमवर्क के लिए दिए हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपको बतानी है करके कि मैग्नीशियम HCl के साथ रिएक्ट करके क्या सॉल्ट बनाता है, एल्यूमिनियम की रिएक्शन क्या होती है, जिंक की रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन अभी हमने पढ़ी है किसकी पढ़ी है, मेटल की एसिड के साथ।
तो ये हमने H2SO4 और HCl के साथ रिएक्शन पढ़ी है। इसके बाद HNO3, मेटल HNO3 के साथ क्या रिएक्शन करेंगे? HNO3 नाइट्रिक एसिड। देखो बच्चों, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज है ना, ये दो मेटल ऐसे हैं जो HNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, HNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। इन दोनों मेटल के अलावा जो दूसरे मेटल हैं वो रिएक्शन तो करते हैं लेकिन हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि HNO3 जो है ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? मतलब ये ऑक्सीडाइज कर देता है हाइड्रोजन गैस को। क्या करेगा? जैसे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी तो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? H2O में कन्वर्ट कर देता है। तो इसलिए जो दूसरे मेटल हैं वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, H2O बना देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं एक एक रिएक्शन इनकी। जैसे मैंगनीज जो है इसकी रिएक्शन अगर HNO3 के साथ कराते हैं तो ये तो सॉल्ट बनाता है, नाइट्रेट सॉल्ट। क्या बनाएगा? जैसे मैंगनीज की रिएक्शन मैंने कराई है, सॉरी मैग्नीशियम नहीं, मैंगनीज लिया है, तो ये NO3 क्या बनाएगा? NO3 का 2। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। इसके साथ मैग्नीशियम की अगर रिएक्शन कराते हैं तो इसके साथ मैग्नीशियम का नाइट्रेट बनता है MgNO3। क्या बनेगा? MgNO3 2 प्लस H2। लेकिन अगर हम इन दोनों मेटल के अलावा दूसरे मेटल्स के साथ कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होती है। जैसे सोडियम की रिएक्शन अगर आप कराते हो HNO3 के साथ तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होती है। सोडियम के सॉल्ट बन जाते हैं NaNO2। ठीक है, प्लस N2O, इसे बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। एक बनता है नाइट्रस ऑक्साइड और इसके साथ वाटर भी बन जाता है। ठीक है, ये रिएक्शन वैसे आपकी बुक में दी हुई नहीं है लेकिन HNO3 के बारे में बताया हुआ है कि जो नाइट्रिक एसिड है ये मैग्नीशियम और मैंगनीज के साथ ही हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, इनके साथ नहीं करता है, दूसरे एलिमेंट के साथ नहीं करता है। ठीक है, बस इतना सही है इसमें। इसके अलावा एक होता है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या होता है? याद आ रहा है ये नाम? कहीं पर पढ़ा है? एक्वारेजिया। एक्वारेजिया जो होता है ये एक मिक्सचर ऑफ एसिड होता है। दो स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं उनका मिक्सचर होता है। क्या होता है ये? HCl और HNO3। HCl और HNO3 का मिक्सचर होता है 3:1 रेशो में। 3:1 का मतलब 3 पार्ट HCl 1 पार्ट HNO3। ठीक है, इस मिक्सचर का उपयोग जो मेटल्स होते हैं उनको मेल्ट करने के लिए, गलाने के लिए किया जाता है। ये गोल्ड को भी मेल्ट कर देते हैं क्योंकि गोल्ड जो होता है वो हाईली मैलेबल होता है, हाईली डक्टिलिटी शो करता है, तो आसानी से मेल्ट होता नहीं है, इसलिए इसका यूज़ करके गोल्ड को मेल्ट किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद तो ये याद रखना एक्वारेजिया क्या होता है? इट इज़ द मिक्सचर ऑफ HCl एंड HNO3 in 3:1 रेशो। इन 3:1 रेशो। जैसे आपसे पूछा जा सकता है व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय एक्वारेजिया?
तो आप क्या बताओगे इसका आंसर? इट इज अ मिक्सचर ऑफ HCl एंड HNO3 इन 3:1 रेशो। ठीक है, अब है रिएक्शन ऑफ मेटल, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ मेटल सॉल्ट, मेटलिक सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, एक मेटल की रिएक्शन दूसरे मेटल के सॉल्यूशन के साथ कराई जाती है। तो ये रिएक्शन जो होती है एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह होती है। ठीक है, इसका एक डायग्राम आपकी बुक में दिखाया गया है कि दो टेस्ट ट्यूब ली हुई हैं, उन टेस्ट ट्यूब के बीच में, उन टेस्ट ट्यूब में एक टेस्ट ट्यूब में आयरन नेल रखी हुई है और दूसरे में कॉपर का वायर रखा हुआ है। तो जो जिसमें आयरन की नेल रखी हुई है उसमें, उस टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भरा हुआ है। ठीक है, और जिस दूसरी मेटल में कॉपर का वायर रखा हुआ है उसमें आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रिएक्शन होगी? देखो, आयरन जो है ये आपको पता है हाई रिएक्टिव एलिमेंट है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, वो सीरीज देखोगे तो आयरन जो होता है वो कॉपर से ऊपर आता है। तो आयरन, और ये लीस्ट रिएक्टिव है, तो हाई रिएक्टिव लीस्ट रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है, FeSO4 बन जाता है प्लस कॉपर निकलता है। ये कॉपर जो होता है वो सॉल्यूशन में आ जाता है। तो ये जो आयरन नील रखी हुई होती है उसके चारों तरफ कॉपर डिपॉजिट हो जाता है, इसलिए वो ब्राउनिश दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन कॉपर क्या होता है, ये लीस्ट रिएक्टिव होता है, और आयरन जो होता है वो हाई रिएक्टिव होता है। तो लीस्ट रिएक्टिव हाई रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है, इसलिए कॉपर के वायर में कोई चेंज नहीं आता है, यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होती है। यहाँ क्या, कोई रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, तो एक छोटी सी रिएक्शन दी हुई है आपके इसमें, यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हो रही है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ एलिमेंट, जो कि आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था और सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा था। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज आपने पढ़ी है, अ सीरीज ऑफ मेटल्स इन विच मेटल्स आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। क्या होती है रिएक्टिविटी सीरीज? जिसमें मेटल्स को उनकी रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है ना। ये क्या है रिएक्टिविटी सीरीज? जिसमें मेटल्स को उनकी रिएक्टिविटी की डिक्रीजिंग ऑर्डर में, लाइक पोटेशियम सबसे हाई रिएक्टिव होता है, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ठीक है, लेड, फिर इसके बाद हाइड्रोजन आता है, फिर कॉपर, फिर मरकरी, फिर सिल्वर, फिर गोल्ड। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, इसको याद रखना है आपको। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, इस तरीके से याद रखना। ठीक है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, है ना। CuHgAgAuPt। लास्ट में वैसे प्लेटिनम भी लिखते हैं। प्लेटिनम जो होता है सबसे लीस्ट रिएक्टिव माना जाता है। तो ये सीरीज़ आपको याद करनी है। ठीक है, छोटी सी सीरीज़ है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, कई बच्चों को तो याद भी हुई होगी। इस सीरीज़ के बेस पे हम बता सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं। ये सीरीज़ हम क्यों पढ़ते हैं? ताकि हमें ये पता पड़ जाए कि रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने एक रिएक्शन लिखी, क्या रिएक्शन लिखी? Zn प्लस H2SO4। ठीक है, एक रिएक्शन लिखी मैंने Cu प्लस ZnSO4। एक और रिएक्शन लिख देता हूँ,
MgSO4। अब इसमें आपको ये बताना है कि कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है और कौन सी नहीं है। जिंक जो है वो हाई रिएक्टिव एलिमेंट है, क्योंकि जिंक जो होता है हाइड्रोजन से ऊपर आता है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, है ना। तो जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके ZnSO4 बना सकता है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। तो ये रिएक्शन तो पॉसिबल है, लेकिन इस रिएक्शन में क्या है, कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, कॉपर जो है यहाँ पर लेस रिएक्टिव होता है जिंक से। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, है ना। जिंक ऊपर हाई रिएक्टिव है और कॉपर लेस रिएक्टिव है, तो यहाँ पर रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, नो रिएक्शन। यहाँ पर देखो, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, यहाँ पे एल्यूमिनियम जो है ये लीस्ट रिएक्टिव है और मैग्नीशियम हाई रिएक्टिव है। तो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम से ऊपर आता है, इसलिए ये एल्यूमिनियम मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, तो यहाँ पर भी नो रिएक्शन। ठीक है, इसलिए हम रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ते हैं बच्चों, ताकि हमें ये पता पड़ जाए कि रिएक्शन पॉसिबल होगी या नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद एक लास्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है आज के लेक्चर का, चैप्टर का लास्ट नहीं, आज के लेक्चर का, आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो किससे बनते हैं, मेटल और नॉन मेटल के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने से बनते हैं। ठीक है, क्या होते हैं आयनिक कंपाउंड, द कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। मेटल से नॉन मेटल के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने से बनते हैं। ठीक है, तो इसमें मेटल की नॉन मेटल के साथ रिएक्शन है। ठीक है ना, मेटल की रिएक्शन किससे है, नॉन मेटल से। लाइक जैसे सोडियम है ना, सोडियम और क्लोरीन, ये दोनों मेटल, ये मेटल है और ये नॉन मेटल है, तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा क्लोरीन को और NaCl बन जाएगा। इसी की तरह से CaCl2, Na2O, CaO, ये सारे कंपाउंड क्या हैं, आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, अब इनका फॉर्मेशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हाउ सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड, कैल्शियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड, है ना, सोडियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, कैल्शियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, ये और मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो अभी आपकी बुक में NaCl का दिया हुआ है, MgO का दिया हुआ है, तो ये हम देख लेते हैं। तो सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है, सबसे पहले हम सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आपको सबसे पहले एटॉमिक नंबर लिखना पड़ेगा, 281, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब इसके आउटरमोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो आपको डॉट से रिप्रेजेंट करने हैं। जैसे ये सोडियम में, इसके बाद आपने क्या कर दिया, एक डॉट लगा दिया इसके ऊपर, इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन, इसके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अब क्या बनाना है हमें, NaCl बनाना है ना। फॉर्मेशन ऑफ NaCl पढ़ रहे हैं अभी हम, क्या पढ़ रहे हैं, NaCl का फॉर्मेशन ऑफ NaCl। तो यहाँ पे तो ये Na का हो गया। अब इसी तरीके से क्लोरीन का भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिख सकते हो आप। ये तो किसका हो गया, सोडियम का। क्लोरीन का क्या होता है एटॉमिक नंबर, 17, 2, 8 और क्या लिखोगे, 7। इसका मतलब क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो नीचे स्पेस नहीं है इसलिए मैं ऊपर इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर लिखने के लिए, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखने के लिए आपको 7 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करने हैं। 2,
कितने हो गए 6 और 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया। अब इन दोनों के बीच में रिएक्शन करानी है, ठीक है, ये तो क्लोरीन का हो गया। अब इन दोनों के बीच में रिएक्शन करानी है, ठीक है, किसके साथ, क्लोरीन के साथ। तो सोडियम क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करके इसको दे देगा, ठीक है। तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा, तो इसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा, सोडियम क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा। और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है, तो क्लोरीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये डॉट भी इसके पास आ गया। तो अब क्या होगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, NaCl का कंपाउंड बना लेंगे। क्या बना लेंगे, Na+Cl-। ये क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड बन गया, या फिर इसको आप डायरेक्ट NaCl लिख लो, ठीक है, NaCl बन गया ये। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। इसी तरीके से आप दूसरे आयनिक कंपाउंड भी बना सकते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट आज हमने सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन पढ़ा था, MgO, इनका फॉर्मेशन भी सोडियम क्लोराइड की तरह ही है। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, अगर आपको समझ में नहीं आते हैं तो मुझसे क्वेरीज आप कर सकते हैं कभी भी, किसी भी टाइम, एनी टाइम, ठीक है। यू आर फ्री टू कॉन्टेक्ट टू मी, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। लेकिन उससे पहले अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक दिए हुए हैं, तो उन्हें आप ज़रूर एक बार देख लें, जिससे आपका रिवीजन भी होता रहे। अगर आपको उनमें भी कुछ प्रॉब्लम आती है, कुछ पूछना है, तो आप एनी टाइम पूछ सकते हैं, ठीक है। इनकी आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, MgO और CaO की। Na2O थोड़ा सा डिफरेंट है, लिटिल डिफरेंट, ठीक है। तो ये हम इसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।